नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है डेली प्रैक्टिस सेट, जो कि ये जो है 14वें क्रम का हमारा डेली प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग मराठा एवं प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश रेजिडेंट जिन्होंने सूबा पद्धति समाप्त कर ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति की थी। देखिए, आपको बताना है कि ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट है वो कौन सा ब्रिटिश रेजिडेंट है जिन्होंने सूबा पद्धति को समाप्त किया था, उसके बाद ब्रिटिश अधीक्षक को की नियुक्ति की थी। आपके ऑप्शन है विल्किंस, ऑप्शन बी जेनकिंस, ऑप्शन सी क्राफर्ड या ऑप्शन डी इलियट। तो बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेनकिंस। आप सभी को याद होगा, हमारे छत्तीसगढ़ में जब सूबा शासन चल रहा था तो अंतिम सूबेदार, ठीक है, सबसे अंतिम सूबेदार कौन था? तो यादवराव दिवाकर जी थे। यादवराव दिवाकर जी जो थे वह जो है 1818 में जो है सूबेदारी संभाल रहे थे। वहीं जो है हमारा छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश रेजिडेंट जो कि विल जेनकिंस जी जो है शासन कर रहे थे, ठीक है, उन्हीं ने ही क्या किया था कि ये जो सूबा पद्धति है उसको समाप्त करके यादवराव दिनकर के हाथों से सूबेदारी छीन करके इसको जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक ला दिया था। ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षक ला दिया था। तो ये अधीक्षक जो है सबसे पहले अधीक्षक बन के आए थे एडमंड जी। ठीक है, एडमंड जी। तो ऐसा क्यों किया गया था? तो देखिए 1818 में जो है हमारा छत्तीसगढ़ जो है सीताबर्डी के युद्ध में, अर्थात नागपुर का जो अप्पा साहब है वह जो है क्या हो गया था, सीताबर्डी के युद्ध में अंग्रेज़ों से हार गया था। इसी हार के वजह से ही हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह नागपुर में सम्मिलित था। तो नागपुर जो है ब्रिटिश के अधीन हो गया, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिशों के अधीन हो गया। इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक को लाना पड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश अधिकारी एगन्यू द्वारा 27 परगनों को पुनर्गठित कर 8 परगनों में सीमित कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इनमें से सबसे बड़ा परगना को पूछा हुआ है। आपके ऑप्शन है रतनपुर, ऑप्शन बी नवागढ़, ऑप्शन सी धमतरी या ऑप्शन डी बिलासपुर। तो देखिए दोस्तों, ये जो 27 परगना है इसको समाप्त करके एगन्यू के द्वारा 8 परगना में जो है सीमित कर दिया गया था। इसमें से सबसे बड़ा परगना जो था वह रायपुर था। ठीक है, याद रखिए रायपुर था। और सबसे छोटा परगना जो था वह राजरो था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन रायपुर किस में है? तो रायपुर इसमें किसी में नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसका सबसे बड़ा जो परगना था वह रायपुर था, इसको याद रखिए। सबसे छोटा परगना राजरो था, इसको ऐसे फैक्ट के रूप में याद रख लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, रघुजी तृतीय के द्वारा जिलेदारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन प्रारंभ किया गया, इसका मुख्यालय निम्न में से कौन सा था? क्या था जिलेदारों का मुख्यालय? देखिए, जब सूबा शासन चल रहा था, सूबेदारी व्यवस्था वाला सूबा शासन जब चल रहा था, तो उस समय जो राजधानी थी उसका मुख्यालय जो था वह रतनपुर हुआ करता था। ठीक है, रतनपुर से ये जो सूबेदार होते थे वे जो है पूरे छत्तीसगढ़ को कंट्रोल किया करते थे। लेकिन जब रघुजी तृतीय जब आए 1830 में, 1830 से लेकर के 1854 तक का जब रघुजी तृतीय जब शासन कर रहे थे, तो उन्होंने जिलेदारों के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करना शुरू किया। तो ये जो है जिलेदारों का जो मुख्यालय हुआ करता था वह रायपुर हुआ करता था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रायपुर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बरगढ़ विद्रोह का दमन एगन्यू के आदेश पर किन शासकों के द्वारा किया गया? तो इसका डायरेक्ट फैक्ट के रूप में आप याद रखिएगा, देवनाथ सिंह के द्वारा इसका दमन किया गया था। देखिए, ये जो देवनाथ सिंह है वह जो है एगन्यू के का साथ दे देता है। ठीक है, जबकि क्षेत्रीय राजवंश से ये भी बिलोंग करता है देवनाथ सिंह, लेकिन बरगढ़ का इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो बरगढ़ का विद्रोह का दमन करने में ये जो देवनाथ सिंह है वह भी क्या किया था, उसका हेल्प किया था। ठीक है, इस देवनाथ सिंह को आप याद रखिएगा। देवनाथ सिंह कौन था ऐसे पूछेगा तो देवनाथ सिंह जो है वह जमींदारी वहाँ का जमींदार था, रायगढ़ का। ठीक है, ये जो है रायगढ़ का जमींदार था। ये जो है एगन्यू का साथ दे देता है इस बरगढ़ के विद्रोह को दमन करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, परगना का सर्व प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था?
तो देखिए परगना का सर प्रमुख अधिकारी जो है क्या कहलाता था, आपके ऑप्शन है फडणवीस, कमाविसदार, बड़कर या फिर गोटिया। तो देखिए ये जो गोटिया है वह गांव का प्रमुख होता था, ठीक है। वहीं पर बड़कर की बात करें तो ये जो है सामाजिक स्थिति, फसल सुरक्षा, ठीक है, ये सभी सूचनाओं का और लगान संबंधी दस्तावेज जारी करने का कार्य होता था इसका, ठीक है, दस्तावेज जारी करने का ये जो गौटिया जो है वह ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है। कमाविसदार जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमाविसदार जो है परगने का सर प्रमुख अधिकारी होता था। वहीं पर फडणवीस की बात करें तो यह जो है आय व्यय का ब्यौरा हिसाब रखा करता था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, परगना के अंतर्गत राजस्व त्रुटि को सुधार किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीन। अमीन के द्वारा क्या किया जाता था, तो जो परगने में राजस्व त्रुटि हो जाती थी उसको जो है सुधार किया जाता था। वहीं पर चौहान की बात करें तो ये चौहान जो है क्या करता था, तो ये ग्राम रक्षा के लिए होता था, ठीक है, ग्राम रक्षा के लिए होता था, ठीक है। आपको पता है ये चौहान जो है वह क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका जो महत्वपूर्ण कार्य होता था, रक्षा का कार्य होता था गाँव में, ठीक है। ये जो है गौटिया के अधीन हुआ करते थे चौहान। वहीं पटेल जो है वह गौटिया के साथ में मिल करके जो है कर वसूली, राजस्व वसूली में जो है सहायता करते थे, ठीक है। बाद में एगन्यू ने ये इस पटेल को जो है फालतू समझ के इसको हटा दिया था। वहीं पर इस पांडे की बात करें तो इसका पांड्या है, ठीक है, ये जो है इसको पांड्या कहते हैं, यहाँ पर पांड्या लिखा गया है। तो ये जो पांड्या का कार्य होता था वह जो है राजस्व संबंधी कार्य करता था, जैसे कि 20-30 गाँव इसको दे देते थे कि आप जाइए पांड्या जी और 20-30 गाँवों में जो है राजस्व कितना हुआ उसको आप डिटेल उसका लेके आइए, ऐसे करके बोलते थे। तो 20-30 गाँवों का जो राजस्व तैयार करना होता था, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में, वह जो है पांड्या करता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फोहाई निम्न में से किस मापन की इकाई है। तो देखिए फोहाई आप सभी लोग सुने होंगे, यह जो है एक माप तौल की इकाई होती थी, ठीक है। फोहाई जो है क्या है, माप तौल की इकाई होती थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक फोहाई मतलब छटाक होता है, जैसे कि ये जो 49, ठीक है, 49/16 छटाक को एक फोहाई कहा जाता था, ठीक है। यह जो है सबसे छोटी इकाई होती थी, ये जो फोहाई है, ठीक है, मापन की सबसे छोटी इकाई फोहाई होती थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मराठा कालीन आय के प्रमुख स्रोतों में निम्न में से कौन सा कर नहीं था। तो देखिए मराठा कालीन आय का प्रमुख स्रोत जो है वह टैक्स से होता था, ठीक है, टैक्स लगाते थे, इसी से ही टैक्स से ही जो आय मिलता था वह जो है सर्व प्रमुख जो है आय का प्रमुख स्रोत होता था। इसमें से देखिए ये टकोली जो है लिया जाता था, बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ज़मींदारों से लिया जाता था टकोली। वहीं पर देखिए तो ये कलाली लाल 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 क्या होता है, तो शराब होता है, तो शराब अर्थात मादक द्रव्यों से लिया जाता था ये जो कलाली, ठीक है। यहाँ पर सेवई देखें तो सेवई जो है वह छोटे मोटे कर, ठीक है, छोटे मोटे जो कार्य हैं उसके बदले लिए जाते थे, टैक्स छोटा मोटा टैक्स था ये। लेकिन ये जो दोगानी है यहाँ पर ये अलग है सभी से, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो ये जो है कर नहीं है, एक प्रकार से ये एक प्रकार से मुद्रा प्रणाली का बिलोंग करती है, ठीक है, मुद्रा प्रणाली है ये जो है, दोगानी जो है मुद्रा प्रणाली है, दोगानी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9वें नंबर का क्वेश्चन, इनमें से मापन की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए मापन की सबसे छोटी इकाई दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है पसेरी, मन, सेरी या फिर धाप। तो देखिए ये जो धाप है, ठीक है, धाप है वह थोड़ा सा बड़ा होता है, सबसे बड़ा जो होता है मन होता है, ठीक है, सबसे बड़ा मन होता है। उसके बाद पसेरी, ठीक है, पसेरी, उसके बाद सेरी, ठीक है, सेरी पसेरी मन ऐसा होता है, सबसे छोटा सेरी, फिर पसेरी, फिर मन, ठीक है। ये जो धाप है वह दूरी मापने की इकाई है, ठीक है, दूरी मापन की इकाई है। और धाप जो है वह क्या होता था, ये जो है वस्तु को नापने की इकाई है दोस्तों, ठीक है, ये जो जितना भी दिया है वस्तु को मापने की इकाई है, जबकि धाप जो है वह दूरी को मापने की इकाई होती थी, ठीक है। तो इन तीनों में आपको बता देना है, सेरी जो है सबसे छोटा था, वहीं पर मन जो है सबसे बड़ा होता था। इस क्वेश्चन का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है 10वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से सत्य कथन कौन से हैं इसको बताना है। तो देखिए
ऑप्शन ए में है न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा हुआ करता था। एकदम बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। चाहे वह सूबा प्रशासन हो या फिर जिलेदारी हो या फिर कहीं की भी व्यवस्था हो, राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो है राजा ही होता है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है छोटे मामलों की सुनवाई सूबेदार या फिर गोटिया भी कर सकते थे। बिल्कुल छोटे मोटे सुनवाई जो है सूबेदार अपने आप में कर लेता था, गोटिया ग्राम में कर लेता था। ये भी करेक्ट है, ठीक है। दोनों करेक्ट हो गए। तीसरे नंबर में दिया है मराठा काल में नियमित पुलिस व्यवस्था का अभाव दिखाई देता है। बिल्कुल ये सही बात है। ये भी हम लोगों को वैसे भी सूबा प्रशासन जब मराठा चलता है तो हम लोगों को ना पुलिस नज़र आती है ना कुछ नज़र आता है, केवल अस्थायी स्थिति, ठीक है। जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार और जो है शोषण होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो पुलिस व्यवस्था का तो नामो निशान नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है यहाँ पर कमाविसदार के अधीन माल चपरासी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अर्थात चारों करेक्ट आंसर है। इसमें भी मैं ऑप्शन डालना भूल गया दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो आप इन सभी जो चारों ऑप्शन है उसको पढ़िए, ठीक है। ये बिल्कुल जो है स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मराठों से लेकर के, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए दोस्तों, वहाँ जो है इसका PDF जो है सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो है इसका आंसर की भी साथ में अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसे देखिए। अभी जो है पेपर का घोषणा हो गया है, ठीक है, जो कि अपेक्स बैंक का है, ठीक है। अपेक्स बैंक का जो वैकेंसी है वह आ गया है। इसकी तैयारी आप बिल्कुल कीजिए, ठीक है। यही मौका है अपने आप को साबित करने का, ठीक है, लोगों से आगे बढ़ने का। तो इस वीडियो को आप देखिए, इसमें टोटली आपका छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाने वाला है। अब तो ये वैकेंसी आ गया तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।